अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, जब नए मालिकान किसी पुराने कारोबार को खरीदते हैं तो वो दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं अंडर न्यू मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि अब इंतजामिया बदल चुकी है। नए मालिकान उस दुकान या कारोबार में हर चीज को तब्दीली के अमल से गुजारते हैं। उसका रंग और रोगन होता है, उसके अंदर पुराना फर्नीचर निकाल कर बाहर फेंका जाता है, बाज़ औक़ात उन्हें रखा नहीं जाता सिवाय एक चीज के, वो है उस दुकान के ग्राहक। नए मालिक की साख अच्छी हो तो मालिक उन तमाम पुराने ग्राहकों से राब्ता करता है। ये बिजनेस का असूल है। उन ग्राहकों को बताता है कि अब आपके साथ दगा नहीं होगा, आपके साथ किसी किस्म की डंडी नहीं मारी जाएगी, मिलावट नहीं होगी, आपको किसी किस्म का लेन देन में दो नंबरी नहीं होगी। दुकानदार ग्राहक को ये सबूत देने की कोशिश करता है कि वो पहले अगर लुटता रहा तो अब वो नहीं लुटेगा। ग्राहक और दुकानदार का ये रिश्ता बढ़ता है और दुकान चलती है। लेकिन पंजाबी का एक मुहावरा है, पहले हटी फिर चटी ते फिर खटी। इसका मतलब ये है कि पहले आपको नुकसान उठाना पड़ता है, अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाकर जब आपका कारोबार जमता है तो आपको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान की मिसाल इसी कारोबार और इसी दुकान की तरह। पहले वालों ने जो इस दुकान के साथ सलूक किया, अब नई मैनेजमेंट ने बोर्ड लगाया, लेकिन ग्राहक अभी नाराज हैं। ग्राहक चूंकि लुटे हुए हैं, पटे हुए हैं, उनके नुकसान हुए, इसलिए ग्राहकों का वो एतमाद का रिश्ता कायम करने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन ग्राहकों को जो ही पता चलेगा कि ये नई इंतजामिया और पुरानी इंतजामिया जैसे नहीं, तो ग्राहक एतमाद करेंगे। पुरानी दुकान में कारोबार जरूर होता था, लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि उस दुकान में गले से पैसे चोरी होते थे। इस वजह से दुकान कभी मुनाफा बख्श बिजनेस नहीं बन सकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, जो कि अवाम की बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये ज़रूरतें उस वक्त भी थी और ये ज़रूरतें आज 2018 में भी हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नई गवर्नमेंट वो तमाम बुनियादी ज़रूरतों पर काम करने की बजाय अवाम के लिए कुछ स्पेस पर या चांद पर कोई प्रोग्राम शुरू करे। उन्हें उन्हीं बुनियादी ज़रूरतों को एड्रेस करना है। पीपल्स पार्टी के अदवार में तकरीबन 800 से ज़्यादा मनसूबे शुरू हुए, जो कि रोटी कपड़ा और मकान के गिर्द ही घूमते थे। गरीब हारियों में ज़मीनें बटी तो रोटी और कपड़ा मकान देने के वादे के साथ साथ बीबी कार्ड और हेल्थ कार्ड भी बने, लेकिन अवाम को फायदा नहीं मिला क्योंकि गले में से पैसे चोरी होते थे। इस तरह मियाँ साहब का दौर आया तो हस्बे मामूल अवाम के साथ रोटी कपड़ा मकान, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को एड्रेस करने की कोशिश की गई। सस्ता तंदूर लगाया ताकि रोटी सस्ती हो, आशियाना हाउसिंग स्कीम बनाई ताकि उन्हें अवाम को घर मिले, अकल और दानिश उनकी बढ़ाने के लिए स्कूल बनाए गए, लैपटॉप दिए गए, रोज़गार के लिए येलो टैक्सियाँ दी गई, अवाम के सफ़र की सहूलत के लिए मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज लाइन तक बनाई गई ताकि अवाम को वो तमाम फ़ायदे हों। सेहत कार्ड भी इशू किया गया, लेकिन मसला वही था, गले से पैसे चोरी होते थे। इस वजह से अवाम तक वो फ़वायद नहीं पहुँच सके। आज पीटीआई की गवर्नमेंट जो काम करने जा रही है वो कोई नए काम नहीं है, ना ही वो कोई नया काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम उस रोटी कपड़ा और मकान के चुंगल से नहीं निकल सके। हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकी, तो ऐसे में कोई नया काम नहीं हो सकता। लेकिन पीटीआई ने जैसे पुराने मंसूबों को देखने की कोशिश की। मेरा मशवरा है ये वो तमाम मियाँ साहब के द्वार के 2000 के लगभग और पीपल्स पार्टी के 800 के लगभग ये तमाम मंसूबे सिंध और पंजाब से उठाएं, उनको रीस्ट्रक्चर करें, उनको देखें, उनकी ओवरहॉलिंग करें और इसमें कामयाबी होगी। सेहत कार्ड की अगर आप मिसाल लें तो मियाँ साहब ने एक सेहत कार्ड शुरू किया था, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला वो आप एक छोटी सी रिपोर्ट में देख लें। ये कार्ड है नवाज शरीफ का साहब का, इसके ऊपर भी हमने मेरे कार मीडिया भी आए, मेरा लाइव चैनल चला है, मेरे बच्चे का 3 घंटे टाइम चला है, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरा बेटा ब्लड शुगर और फिटस का पेशेंट है, 3 साल का बच्चा था जब वो बीमार हुआ है, अब 14 साल का हो गया है। असी सारे हॉस्पिटलों के विच लैके कार्ड गए हैं, साड़ी किसी नहीं सुनी। एक हफ्ते की 4,500 रुपए की मेडिसिन है, 12,000 रुपए मेरी सैलरी है, गरीब आदमी कितों पूरी करे। आपने देखा कि इस रिपोर्ट में अवाम किस कदर मायूस थे, क्योंकि ये सेहत कार्ड से कम उनकी इश्तिहार बाजी थी। मियाँ साहब की बात हुई तो मियाँ साहब की इस वक्त हालत थोड़ी तशवीशनाक है। उनकी सेहत ख़राब होती है, कभी उनकी सेहत ठीक होती है। क्या कोई डील होने जा रही है, क्या कोई डील नहीं होगी? पाकिस्तान में क्या इलेक्शन मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त? आने वाले दौर में पाकिस्तान के इन मसाइल की दलदल से कैसे निकला जा सकता है? आज इन सब सवालों और अलीम खान साहब की गिरफ्तारी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल साहब, आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो मंसूबे बनाए जाते हैं वो अहम होते हैं, लेकिन तख्ती कौन लगाता है, इफ्तिताह कौन करता है, ये क्यों इतना ज़रूरी है? और क्या आपको PTI का रोड मैप नज़र आ रहा है? देखिए, जो 6 माह में नई हुकूमत की कारकर्दगी है, जिसने पाकिस्तानी कौम को झांसा दिया था कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, और 22 साल से उनके पास होमवर्क है। उनके माहिरीन पाकिस्तान में इस्लाहात के एजेंडे पर होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। हमने ये देखा है कि इन 6 माह के अंदर हुकूमत के पास ना तो कोई रोड मैप है, ना कोई विजन है, ना ही इनके पास वो सलाहियत और तजुर्बा है जिससे ये मुल्क के मसाइल को हल कर सके। अब इन्होंने पिछली हुकूमत जो हमारी मुस्लिम लीग नून की थी, उसके वो मंसूबे कि जिनको बाकायदा शुरू किया जा चुका था, उन्हीं को भी लॉन्च करने का सिलसिला शुरू किया है। एक नहीं, कई मंसूबे हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं कि जिनके मुआवजे हो चुके थे, जिन पर अमल हो चुका था, अब वो कहते हैं कि हम पहली दफ़ा उन पर अमल कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि ये हुकूमत बिल्कुल नातजुर्बेकार है। मुल्क की मईशत दिन ब दिन दलदल के अंदर धंसती जा रही है। जो बेयकीनी पैदा की है इन्होंने, उससे सरमाया या मुल्क से भाग रहा है, या सरमायाकार ने उस पैसे को अंडरग्राउंड कर दिया है, जिससे हर शोबे के अंदर का कारोबार सुस्त हो गया है। मीडिया की सनत जो है बदतरीन बहरान का शिकार है। सैकड़ों की तादाद में मीडिया वर्कर्स, उनको बेरोजगार कर दिया गया है, ले ऑफ कर दिया गया है, और इसी तरह जो मार्केट्स हैं वो सब इस वक्त सुनसान है, और हर कारोबारी तबका परेशान है मुल्क की मईशत के हवाले से। तो ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत है। जो हुकूमत आई थी 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा लेकर, आज तकरीबन लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग 6 माह में बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट 5.8 से घट के 4% हो गई है। 350 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट काट दिया गया है, जिसके नतीजे में बहुत सारे मंसूबे बंद हो गए हैं। अच्छा हसन साहब, ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, इस तरह तो फिर आपको हुकूमत बदलाने के बारे में सोचना पड़ेगा शायद, क्योंकि अभी अफवाहें भी इस तरह की गर्म है। देखिए, हम इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि हम कबल वक्त तब्दीली हुकूमत की नहीं चाहते, क्योंकि उस सूरत में ये अपनी तमाम नाकामियां अपोजिशन के सिर लगा देंगे और कहेंगे कि जो आसमान से हम तारे तोड़ कर ला रहे थे अपोजिशन में, हमें वो काम नहीं करने दिया। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे लोगों के सामने एक्सपोज हो, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्क के लिए हालात खराब हो रहे हैं वो भी तशवीशनाक हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जल्द या बदेर मुल्क का मसाइल का हल यही है कि एक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हों। 2018 की तरह सिलेक्टेड इंतखाबात ना हो, बल्कि एक अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत हो। अच्छा एहसन साहब, मियाँ साहब की तशवीशनाक सेहत और उनके साथ काफ़ी मजाक बन रहा है, और हमने देखा कि कभी कहा जा रहा है कोई डील हो रही है, मियाँ साहब कुछ पैसे वापस दे रहे हैं, सुलहनामा माफ़ीनामा देकर सियासत से किनारा कश होंगे। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये अफसोस से कहना पड़ता है कि PTI ने और हुकूमत ने नफरत से मबनी बयानिए मुआशरे में फैलाए हैं, और जब बेगम कलसूम नवाज साहिबा भी बीमार थी तो उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब का बाईपास ऑपरेशन हुआ, उसका भी मजाक उड़ाया गया और उसे झूठ करार दिया गया। जब मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ और अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी बचाई, तो मेरी तस्वीरों को फोटोशॉप करके जो दाएं हाथ से पट्टी थी उसे बाएं हाथ का बना के कहा गया कि मैं भी नाटक और ड्रामा कर रहा हूँ। तो अभी फिर जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी है, उस हवाले से दीन की खबरें फैला के और मुख्तलिफ किस्म की क्या कराइयाँ करके वो हर चीज़ को स्कैंडलाइज करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत जिम्मेदारी का किरदार अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने कि लंदन में अपनी अहलिया को, जो कैंसर के आखिरी स्टेजेस में थी और बिस्तर मर्द पे थी, उन्हें छोड़कर अपनी बेटी के साथ जेल जाने के लिए आए, वो इसीलिए आए थे कि वो अपने असूलों पर पहरा देना चाहते थे। तो आज जबकि वो इतना कुछ कुर्बान कर चुके हैं, वो ऐसी किसी डील का क्यों हिस्सा क्यों कर बनेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सिवाय गैर संजीदा रवैयों के और नफरत से मबनी बयानियों के कोई खातिर था इसके पास एजेंडा नहीं। ये बताएं कि अलीम खान की गिरफ्तारी से नैब का और हुकूमत का अब तो किरदार आपकी नज़रों में बेहतर हो गया होगा, क्योंकि ये अब क्लियर है कि गैर जानिबदाराना एहतसाब।
देखिए, ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि क्योंकि पिछले काफी दिनों में मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे थे, निशाना बन रहे थे। अगर अलीम खान साहब की गिरफ्तारी के बाद फिर कोई मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर ये एक खेल का या स्क्रिप्ट का हिस्सा लगेगा। लेकिन अलीम खान साहब के खिलाफ ही नहीं, इस वक्त आधी से ज्यादा काबीना जो इमरान खान साहब की है, उन सब के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात बशमूल वजीर आजम इमरान खान नैब के जेर तफ्तीश है, और वो सब केसेस में अगर आजादाना तौर पे तफ्तीश हो तो ये पूरी काबीना जेल के अंदर चले। सीपैक पे सर चाइना ने हमारी मदद की, चाइना हमारा बहुत हमायती है, मदद कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस कंट्रोवर्सी की तरफ भी लेकर जाते हैं कि चाइना जैसे ज़ैम्बिया पर, ताजिकिस्तान पर, इन ममालिक पर, श्रीलंका पर उनकी बंदरगाहों और उनके इदारों पर कब्जा करना चाहता है। ये कर्ज देकर बाद में वो गिरवी रखवा कर चीजें लेते हैं। आप इस मामले में बड़े क्लोज रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। चीन और पाकिस्तान का इश्तराक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी गुडविल को खराब करे। दरअसल चीन ने पाकिस्तान की उस वक्त मदद की जब कोई $10 पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था और पाकिस्तान बदतरीन तवानाई के बहरान से दो चार था। उस वक्त चाइना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की और एनर्जी के मंसूबे लगाए और हर कोल जैसा मंसूबा जो 70 साल से बंद पड़ा था और जिसमें कुदरत ने हमें इतना कोयला दिया है जो सऊदी अरब और ईरान के तेल की मिकदार के बराबर अपनी तवानाई की ताकत रखता है, उसको हम आज जमीन से निकाल सके हैं और उसको बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने के काबिल हुए हैं। तो चीन ने पाकिस्तान के हकीकी दोस्त और भाई मुल्क होने का सबूत दिया है, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जो सीपैक के खिलाफ लॉबीज हैं जो नहीं चाहती कि चीन पाकिस्तान करीब आएं या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाएं, वो इस हवाले से बदगुमानियां पैदा करने के लिए डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। चीन पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा ना मुआहदा है जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो, बल्कि सीपैक का मकसद ही चीन ने ये करार दिया है कि हम पाकिस्तान को एक सनती मईशत बनने में मदद देना चाहते हैं। बताएं कि मसाइल की जो दलदल आपने शुरू में डिस्कस भी की, इस मसाइल की दलदल में निकलने के लिए आपके पास क्या हल है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मसाइल जो है जो खालिसतन पीटीआई हुकूमत की नातजुर्बेकारी से पैदा हुए हैं और इन्होंने 6 महीने में कोई फैसला साजी ठोस नहीं की, बहुत सारे मसाइल के ऊपर इन डिसीजन का शिकार रहे हैं, फिर गलत फैसले किए हैं, जैसा कि एक रात में 15 रुपए डॉलर के मुकाबले में रुपए को डिवैल्यू कर दिया। तो इस वजह से ये इस काबिल नहीं लगते कि ये हालात को संभाल पाएंगे और मैं समझता हूँ कि मीडियम टर्म में अगले साल के शुरू में या आइंदा साल किसी वक्त पाकिस्तान में एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल को हल दे सकता है। और ये बात भी हकीकत है कि जमहूरियत के अलावा कोई और निज़ाम पाकिस्तान के वफाक को यकजा नहीं रख सकता, लिहाजा हमें इसी जमहूरी अमल के जरिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन से ऐसी हुकूमत लानी है कि जो पाकिस्तान के अवाम का एतमाद भी रखती हो, जिसमें सलाहियत भी हो, तजुर्बा भी हो, मसाइल को समझती भी हो और मुल्क को इक्तिसादी तौर पर दोबारा बहाली की तरफ लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपका। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने एहसन इकबाल साहब की बातें सुनी, मसाइल की इस दलदल से निकलने का क्या हल है और क्या तख्तियाँ लगाना प्रोजेक्ट्स पर इफ्तिताह करने ज़रूरी हैं या आवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। क्या इस हुकूमत के पास कोई ऐसे प्लान मौजूद हैं जो पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ हैं या हम इनका महवर भी रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी ज़रूरतों के गिर्द ही घूमेगा? आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सभी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।